जोमेटो बॉय से लूट के मामले में पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। आरोपी के पास से चोरी की चेन और मोबाइल बरामद। पुलिस का कहना हो सकते हैं और अहम खुलासे। मधुबिहार थाना पुलिस ने किया बदमाशों को गिरफ्तार। बदमाशों पर कई धाराओं में दर्ज है मुकदमा। पुलिस कर रही है पूछताछ। 10वीं और 12वीं के सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में बदलाव। स्टूडेंट्स को 90 मिनट में देने होंगे ऑब्जेक्टिव सवालों के जवाब। स्टूडेंट्स का कहना, पैटर्न बदलने से होगी थोड़ी परेशानी। पटाखों की बिक्री पर प्रशासन सख्त। पटाखे की बिक्री के पुराने लाइसेंस को भी किया सस्पेंड। दुकानदारों का कहना, सरकार के फैसले से हुआ नुकसान। और पार्किंग पॉलिसी का नहीं दिखा जमीन पर असर। 2 साल बाद भी पार्किंग मैनेजमेंट सिर्फ कागजों पर। पार्षदों का कहना, दिल्ली सरकार ने नहीं दिया फंड। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। जोमेटो बॉय से लूट करने वाले बदमाश को मंडावली थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाश का नाम अनिकेत है। पुलिस ने बताया है कि अनिकेत और इसके साथी मिलकर इलाके में लूट छिनौती की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। कई थानों में इसके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके पास से मौके से छीनी गई चेन और मोबाइल फोन बरामद हुआ है। पुलिस पकड़े गए आरोपी से पूछताछ कर रही है, साथ ही आरोपियों की तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द और घटना का खुलासा हो सकता है। हाल ही में एक ये काफ़ी ख़राब इंसिडेंट था। 14 तारीख को रात में 2:30 बजे एक जोमेटो के डिलीवरी बॉय हैं और वो और अपने साथी अपने घर की तरफ आ रहे थे और रास्ते में उनके साथ ये वारदात हुई, जहाँ पर ये कुछ 3 लड़कों ने इनको इंटरसेप्ट किया और चाकू दिखाकर इनसे इनकी गोल्ड चेन और इनका ये मोबाइल और कुछ पैसे रॉब कर लिए। तो इसमें हमारे जो एसएचओ मंडावली टीम के नेतृत्व में इन्होंने एक क्रैक टीम बनाई और 12 घंटे से भी कम में इन्होंने जो एक लड़का इसमें से पकड़ लिया। अनिकेत करके 18 साल के हैं और इनसे जो मोबाइल फ़ोन था वो भी रिकवर हो गया है और बहुत बाखूबी इन्होंने क्रैक टीम ने विदिन 12 आवर्स में इन्होंने केस वर्कआउट किया है। मधुबिहार थाना पुलिस ने एक वांछित बदमाश को गिरफ्तार किया है। बदमाश की पहचान अमन यादव उर्फ चूहा के रूप में हुई है। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्टल और 4 कारतूस बरामद किए हैं। हाल ही में आरोपित ने गाजियाबाद इलाके में फायरिंग की थी। इनके खिलाफ हत्या के प्रयास, रंगदारी, आर्म एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में कई थानों में 7 केस दर्ज हैं। पुलिस पकड़े गए बदमाशों से पूछताछ कर रही है। एक वांटेड क्रिमिनल हैं बाय द नेम ऑफ चौआ एलियस अमन और इनका दूसरा नाम चंदर भान भी है। वांटेड क्रिमिनल हैं। यूपी पुलिस और हमारी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के केसेस में इनकी इन्वॉल्वमेंट थी और इनकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। 6 इनकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स हैं। मर्डर केस के ये पैरोल पर आए थे और मर्डर केस गाज़ीपुर थाने का है और अभी कल की एक रेड में कुछ हमारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी और हमारे बहुत ही बाखूबी हमारे 2 हेड कांस्टेबल हैं जिनका नाम है मोहम्मद रहमान और देवेश। उन्होंने बहुत ही जिसे कहते हैं ब्रेवरी दिखाकर और हमारे एसएचओ साहब भी इसका मिनट टू मिनट हालात ले रहे थे और लाइकवाइज हमारे एसीपी साहब भी, और एक रेड में इनको हमने पकड़ा है और इनसे बरामद हुई है एक पिस्टल और 4 लाइव कार्ट्रिजेस। हमारे 307 का एक मैटर था, अटेम्प्ट टू मर्डर केस में भी वांटेड थे और अभी हाल ही में गाज़ियाबाद में 10-1 दिन पहले इन्होंने एक फ़ायर किया है, उसका भी केस दर्ज है। एक्सटॉर्शनिस्ट हैं और मेनली इनका धंधा एक्सटॉर्शन का ही है और ये 10 दिन पहले जो वारदात हुई है गाज़ियाबाद में उसमें भी इनकी सिमिलर नेचर की वारदात है। कोरोना महामारी और नई शिक्षा नीति लागू होने से इस बार के होने वाले सीबीएसई 10वीं और 12वीं के एग्जाम ऑब्जेक्टिव होंगे। इसको लेकर स्कूलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
इस पर जब हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने स्टूडेंट्स से बात की तो उन्होंने कहा कि बदले हुए पैटर्न से थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सवालों के आने से नेगेटिव मार्किंग का खतरा ज्यादा होगा। वहीं टीचरों का कहना है कि बदले हुए पैटर्न को लेकर अभी से ही स्टूडेंट्स को क्लासरूम में ऑब्जेक्टिव सवालों के लिए OMR शीट की प्रैक्टिस कराई जा रही है, ताकि बच्चों को प्री बोर्ड एग्जाम में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मैम यह नया एक्सपीरियंस है। अब तक हम लोग सब जितने भी देखते आए हैं वो सब सब्जेक्टिव ही देते आए हैं, तो या इसमें मतलब काफ़ी अच्छा IQ लेवल चेक होता है। अब हम लोग अपने स्कूल में दे रहे हैं, अपने प्री बोर्ड जो हमारे चल रहे हैं अभी प्रैक्टिस के लिए, वो भी मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हैं। मतलब इसमें पूरा IQ लेवल चेक हो रहा है। बट जो सब्जेक्टिव था वो स्कोरिंग था कि हम लिखते थे तो मतलब मार्क्स गेन होते थे, बट MCQ में ऐसा नहीं है। बट हाँ, उसमें IQ लेवल काफ़ी अच्छे से चेक हो रहा है। मैम ऑब्जेक्टिवली तो डर है ही नहीं मैम, उसमें बस ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हमें डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस वो कहीं अंदर से भी आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं, तो हमें डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि MCQs हैं, ईजी होंगे लेकिन हार्ड भी होंगे। और मैं ऑब्जेक्टिव में IQ लेवल चेक होगा बच्चों का कि कितना ज़्यादा है, तो इसमें पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। स्कूल लाइक वी आर बीइंग कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड। हमें स्कूल से बहुत अच्छे से मतलब तैयारी करवाई गई है, और ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स के मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं कि ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शन भी मिलते हैं, तो उनमें से कोई एक आंसर है। और एक डीमेरिट ये भी है ऑब्जेक्टिव का कि अगर गलत हो गया मार्किंग स्कीम के हिसाब से तो वो गलत ही हो गया। अगर सब्जेक्टिव में ये होता था कि नॉलेज है और उस पर लिख रहे हैं, अगर उसमें कुछ भी टू द पॉइंट है तो उसका कुछ थोड़ा बहुत डिनोमिनेशन मार्क्स मिल जाते थे। मैम हमें गाइड भी किया जा रहा है, ऑब्वियसली बात है, और CBSE की साइड में जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं हम उसको फॉलो करते हुए बच्चों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, और उनकी मॉनिटरिंग के लिए भी आई हैव कंडक्टेड CBSE प्रैक्टिस एग्जामिनेशन, ताकि कोई भी प्रॉब्लम बच्चे को एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने में ना आए। तो ऑब्जेक्टिव जो है उसके मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों हैं। सब्जेक्टिव तो ऑल टुगेदर डिफरेंट ही है। सब्जेक्टिव में क्या है, बच्चा स्कोर कर लेता है अगर वो कुछ लिखता है तो, है ना, थोड़ा कुछ उसको नॉलेज भी होता है, देन ऑल्सो वी गिव हाफ अकॉर्डिंग टू द नॉलेज। लेकिन ऑब्जेक्टिव में अगर बच्चे का रॉन्ग है तो दैट विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। उस चीज़ के लिए बच्चे को प्रॉपर थरो रीडिंग होना चाहिए हर एक चैप्टर का, सारी थ्योरम्स का, जितने भी मैथ्स में है या साइंस के प्रैक्टिकल्स हैं, कुछ भी रिलेटेड हो सकता है। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से सरकार ने बैन लगा दिया है, ताकि पटाखों से होने वाले प्रदूषण से बचा जा सके। इसके लिए पटाखों की बिक्री के पुराने लाइसेंस को भी सस्पेंड कर दिया गया है। दुकानदारों को पटाखों को बेचने के लिए अब नए लाइसेंस जारी नहीं किए जा रहे हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि पहले सरकार ने ग्रीन पटाखों को बेचने की अनुमति दे दी थी, लेकिन इस बार इन पर भी बैन लगा दिया गया है, जिससे व्यापार में घाटा हो रहा है। सरकार को हम सभी को ध्यान में रखते हुए सोचना चाहिए और ग्रीन पटाखों को बेचने की अनुमति देनी चाहिए। ये हम यही क्वेश्चन हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि हम पटाखा व्यापारी, हम 50 साल से काम कर रहे हैं, अब हम किस तरह से अपनी घर गृहस्थी चलाएं और हम क्या करें। अब 50 साल में, अब इस उम्र में हम आगे दूसरा क्या तो काम करें, हमें सरकार को दूसरा रोजगार दे दे, या तो हम दूसरा काम कर लेते हैं। पूरी दिल्ली के अलावा पूरे देश में कई पटाखे बैन नहीं है। सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ग्रीन पटाखों की रियायत दे दी थी कि आप ग्रीन पटाखे, कंपनियों को बोलते थे ग्रीन पटाखे बनाओ, कंपनियों ने ग्रीन पटाखे बना दिए और उसकी सेल की अनुमति दे दी थी। पर उसके बावजूद भी दिल्ली सरकार बार बार हमारे पटाखों पे 3 साल से बैन कर रही है, कभी NGT। हमें यही समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। तो पिछले साल भी हमने कर्जा लेके हमने घर चलाया, और इस साल भी हम लोग को यही लेना पड़ेगा, कर्जा लेके गुजारा करना पड़ेगा। आप एक पटरी वाले को, रेहड़ी वाले को आप हटाते हो, उसको मुआवजा देते हो। हम लोग वहाँ 30 साल से बर्बाद बैठे हुए हैं। सरकार ने हमें एक बार भी ये नहीं कहा कि भी आप लोग किस तरह से अपने घर परिवार को चला रहे हो। रिहायशी इलाकों और कॉलोनियों में छोटे छोटे बाजारों और औद्योगिक इलाकों में पार्किंग व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 2 साल पहले पार्किंग मैनेजमेंट के तहत निगमों के साथ मिलकर दिल्ली सरकार ने पार्किंग पॉलिसी बनाई थी, लेकिन अभी तक ये योजना सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई है। इस पर पार्षद संदीप कपूर का कहना है कि कोरोना के आने से पहले से इस योजना पर ट्रायल के तौर पर काम हुआ है, लेकिन कोरोना के बाद से अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है। दिल्ली सरकार ने इस योजना को निगमों के साथ मिलकर बनाया था, तो लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई भी फंड नहीं दिया गया, जिसकी वजह से ये पॉलिसी हर जगह लागू नहीं हो पाई है। 2019 में दिल्ली सरकार और निगमों ने मिलकर एक पार्किंग पॉलिसी बनाई थी कि जो रिहायशी इलाके हैं जहां बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, वहां कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पार्किंग स्पेस क्रिएट किया जाए
और कुछ ऐसी सड़कें बनाई जाए जहाँ जो है भीड़ ना हो या व्हीकल फ्री हो। और उस कड़ी में पूर्वी दिल्ली नगर निगम को जब 2019 में ये पॉलिसी मिली तो इमीडिएटली पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने काम शुरू किया और उसके लिए कृष्णानगर क्षेत्र को जो है हमने चिन्हित किया। और 2019 दिसंबर में नई पार्किंग पॉलिसी के हिसाब से जो कृष्णानगर बाजार था उसमें 5 नए पार्किंग स्पेस क्रिएट करके और जो मेन लाल क्वार्टर बाजार था उसे वाहन रहित किया गया। और ये काम 2020 मार्च तक चला, लेकिन कोविड आने के बाद ये जो पूरा सिस्टम था वो डिसमेंटल हो गया। दोबारा से इस पे काम शुरू हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ इस पॉलिसी के अंदर जो दिल्ली सरकार को काम करना चाहिए था या फंड देना चाहिए था निगमों को, वो आज तक नहीं आया। और इसकी वजह से फंड की कमी से निगम जो नई नई पार्किंग बनाना चाहते थे वो काम रुका हुआ है। राजधानी में यात्रियों के लिए बनाए गए बस स्टैंड इन दिनों अनदेखी का शिकार हैं। अधिकतर बस स्टैंड की छत जर्जर हो चुकी है, जिसकी वजह से बारिश होने पर पानी टपकता है। कुछ की सीट और रूट नंबर प्लेट ही गायब है। वहीं जीटीबी इनक्लेव में बस स्टैंड कई साल से गायब है। यात्रियों का कहना है कि बस स्टैंड ना होने से उनको बस के इंतजार के लिए सड़कों पर खड़ा होना पड़ता है। बारिश के दौरान यहाँ पर खड़े होने वाले यात्री भीग भी जाते हैं। कड़ी धूप में भी यहाँ खड़ा होना पड़ता है। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर बस स्टैंड बनाया जाए। बस के लिए बैठे हुए हैं, इसलिए सब बस वेट कर रहे हैं। बस हमें कम से कम 20 मिनट से ऊपर हो गया बैठे बैठे। एक्चुअली सामने स्टैंड है तो अंदाजे से एक डायरेक्शन में बैठ गए हैं कि बस यहीं रुकेगी। अब बस वाले कभी आगे रुकते हैं, कभी पीछे रुकते हैं। बसें आती हैं यहाँ पे बुराड़ी से आती, बुराड़ी तक की आती हैं। जैसे कि खजूरी हो गया, भजनपुरा हो गया और जमुना बिहार हो गया। बस स्टैंड तो होना चाहिए, पर हाँ वो सामने है बस स्टैंड तो उसको देख के खड़े हो जाते हैं। आधे घंटे से खड़ा हूँ यहाँ, बस का इंतज़ार कर रहा हूँ। बस आ भी रही है, रुक भी नहीं रही है बस। हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं। स्टैंड तो यहाँ पर है नहीं फिलहाल। सामने जो स्टैंड है इसको देखकर यहाँ पर लोग बताते हैं स्टैंड है, मगर यहाँ पर कोई बस नहीं रुक रही है। हम लोग परेशान है, आधे घंटे से खड़े होकर कोई बस नहीं रुक रही है, ना कोई सवारी मिल रही है। नहीं, यहाँ पे हम लोग अस्कर 2-3 दिन से आ रहे हैं। कल मिल पाई थी बस, अब आज बस नहीं मिल रही है हम लोगों को। 4 बज जाते हैं हम लोगों को यहाँ। 3 बजे हमारी ड्यूटी खत्म होती है, 4 बज जाते हैं हम यहाँ खड़े होके देखते हैं कि 10 लेडीज खड़ी है, एक बस नहीं रुकेगी यहाँ पे। अभी आपके सामने 212 खाली गई है, बिल्कुल खाली बस गई है, लेकिन नहीं रोकी। उसे पता है कि इतनी सारी लेडीज है स्टैंड के ऊपर खड़ी होकर पागल होती रहती हैं, हाथ देती रहती हैं, गाड़ियाँ रुकती नहीं है। पूर्वी दिल्ली में बड़े पेड़ों की छटाई करने में आने वाली दिक्कतें अब खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हाल ही में दोनों जोनों के लिए पेड़ों की छटाई मशीन आ गई है। इन नई मशीनों के आने से मैनुअल तरीके से काम करने में लगने वाले समय को भी बचत होगी, साथ ही बड़े बड़े और ऊंचे पेड़ों की छटाई करने में सहूलियत होगी। मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल का कहना है कि काफी समय से इन मशीनों की जरूरत थी, जो आज पूरी हो पाई है। इन मशीनों के आने से पेड़ों की छटाई की समस्या दूर होगी। ये 2 मशीनें हमने मंगवाई हैं, एक शारदा साउथ जोन में जाएगी, एक शारदा नॉर्थ जोन में आएगी। इन मशीनों के माध्यम से पेड़ों की छटाई, जो ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं 15 फुट 20 फुट के पेड़ हैं, उनकी छटाई अच्छे ढंग से हो पाएगी। जो लोगों की शिकायतें आती हैं हमारे पेड़ों की छटाई नहीं है, घरों के अंदर पेड़ों की टहनियाँ घुस गई हैं, उनकी जो शिकायतें वो समाप्त होगी और अच्छे ढंग से सभी पेड़ों को जो सड़कों पे हैं, जिसके अतिक्रमण भी लग जाता है, पेड़ों की डालें नीचे आकर उनको हम छटाई कर पाएंगे और लोगों को राहत मिलेगी। त्रिलोकपुरी इलाके के असहाय जन सेवा समिति ने सामूहिक विवाह में 7 जोड़ों की शादी करवाई। इस शादी समारोह में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी शामिल हुए और नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने पहुंचे। उन्होंने कहा कि सभी नवविवाहित और उनके परिवारों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वहीं समिति के सदस्यों ने बताया कि शादी समारोह 12वीं बार आयोजित किया गया है। शादी कर रहे दूल्हा और दुल्हन ने कहा कि समिति द्वारा किया गया कार्य काफी सराहनीय है। ये सामूहिक विवाह का आयोजन किया है, तो मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उन बच्चों को भी जिनकी शादियाँ हुई हैं और उन परिवारों को भी शुभकामनाएं। और लगभग 276 शादियाँ अभी तक हम 12 साल में करवा चुके हैं। कोरोना काल को देखते हुए सरकार की कुछ गाइडलाइन के हिसाब से इस बार हमने कार्यक्रम को छोटा रखा है। हमारा उद्देश्य है कि लोग सिर्फ शादी में जो फालतू खर्चा है, फालतू वो है ना, वो ना करें, ताकि समाज में जो है ना समरसता है, एकजुटता है। और समाज एक दृष्टि देना, कोई छोटा बड़ा कोई नहीं है, एक सामाजिक संदेश हम लोगों को देना चाहते हैं कि लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। सर ये बहुत बड़ा कार्य है सर, जैसे कि बहुत सारी लड़कियां हैं, पेरेंट्स हैं जो नहीं कर पाते हैं शादी, अपने मतलब बच्चों की नहीं करवा पाते हैं अच्छे से शादी, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि
मतलब ये संस्था है जो कर रही है। बहुत बड़ा कार्य है ये, जिस गरीब आदमी के जैसे हम गरीब आदमी वो कर नहीं पा रहे, तो समूह विवाह युवा सब समिति से हो रहा है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।